नमस्कार दोस्तों, सीटेट एसएसटी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। यहां पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पृथ्वी के एक पृष्ठ इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? लोगों की संख्या। किसकी संख्या? लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को, भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है पृथ्वी के एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि लोगों की संख्या तथा उस भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप क्या कहलाता है? ये जनसंख्या वितरण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। लोग भूपृष्ठ पर कैसे वितरित हैं, कैसे फैले हुए हैं, ये क्या कहलाता है? ये जनसंख्या वितरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? मसाले, फुटकर माल, पीस गुड्स, सूती कपड़े या मलमल। चलिए यहां पर आपको बताता हूं। यहां पर राइट आंसर होगा सूती कपड़े, यानी कि जो सूती वस्त्र थे इसको कैलिको के नाम से जाना गया, जिसको पुर्तगाली लोग थे ना, भारत से यूरोप में ले गए थे। पुर्तगाली भारत से यूरोप कौन सी वस्तु ले गए थे? सूती वस्त्र ले गए थे, जिसको कैलिको के नाम से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, रविदास। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कबीर। जो कबीर दास हैं इनकी रचना क्या क्या है? पंचवाड़ी और बीजक, साखी, सवद, रमैनी, जो कि कबीर दास की ही रचनाएं हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों रचनाएं किसकी दी गई हैं? कबीर दास की यहाँ पर दी गई हैं। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु थे रविदास। कौन थे? मीरा के गुरु थे रविदास। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 4 नंबर का, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव के द्वारा बदली जा सकती हैं। सही विकल्प को चुनिए। ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए गलत, बी सही, ए बी दोनों सही हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोनों सही है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। जो कि पूरे देश के लिए कानून और नियम को बनाते हैं। चुनाव के द्वारा ही सरकार को यहाँ पर बदला भी जा सकता है। दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल 4 बाग का एक स्थल नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। हुमायूं का मकबरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग, लाल महल बारी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। जो कि मुगल 4 बाग का एक स्थल नहीं है, 3 स्थल यहाँ पर होंगे, एक नहीं होगा, उसी को आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि एक मस्जिद है ना, एक मस्जिद है। ये मुगल 4 बाग का एक स्थल नहीं है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये भी मुगल, यानी कि जो मुगलों के द्वारा बनाए गए स्थल जिसको 4 बाग के अंतर्गत रखा गया है, हुमायूं का मकबरा है, शालीमार का बाग भी है और लाल महल बारी। ठीक है ना। ये भी किसका ही है? ये भी 4 बाग का ही स्थल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड वाला बताया, जो कि स्थल नहीं है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली के अनुसार सही वाला कथन। चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो भारत में पंचायती राज प्रणाली चुनी गई है ना, इसमें जिला परिषद, ठीक है ना, जिला परिषद के नीचे आपका ब्लॉक आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत आती है ना। तो पहला स्तर कौन सा होता है, पहला स्तर होता है जिला परिषद का। यहाँ पर इसका द्वितीय स्तर कर दिया गया, इसलिए गलत है। पहला स्तर होता है जिला स्तर का, ठीक है ना। फिर जिला आपका, उसके नीचे आता है आपका ब्लॉक, है ना, ब्लॉक के नीचे आता है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्य के द्वारा होता है, सदस्य के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, ये सरकार के द्वारा चुना जाता है। इसकी एक परीक्षा होती है, किसकी, ग्राम सभा के सचिव यानी कि सेक्रेटरी की। इसको एक एग्जाम देना पड़ता है ना, यानी कि सरकार के द्वारा चुना जाता है, ना कि सदस्यों के द्वारा, इसलिए ये भी गलत है, पहला वाला भी गलत है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, 4 वर्ष की नहीं होती है। कितने वर्ष की होती है, 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्षों की होती है, इसलिए थर्ड वाला भी गलत। राइट आपका होगा यहाँ पर 4 नंबर का। 4 में क्या बताया गया है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह राज्य केवल नगरों से बना था। चलिए आपको बताता हूँ। गढ़कटंगा जो राज्य था ना, ये गोंड साम्राज्य से संबंधित था। ये जो राज्य था ना, ये बहुत समृद्धशाली राज्य था। यहाँ के जो जंगल थे ना, वहाँ पर हाथी आपके अधिक पाए जाते थे। हाथियों का यहाँ पर निर्यात किया जाता था, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हाथियों का यहाँ पर व्यापार होता था, यानी कि हाथियों को बेचा जाता था। ये गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य के बारे में यहाँ पर राइट कथन, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सारे के सारे आपके गलत दिए गए हैं। पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको गोंड साम्राज्य के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं, यानी कि जंगल में रहते हैं। वे स्थानांतरीय कृषि यानी कि जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी दौरान गोंड राज छोटे छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबरनामा के मुताबिक गढ़कटंगा के गोंड राज में कुल कितने गांव थे, 70,000 गांव थे। कितने गांव थे, 70,000 गांव थे। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर खास लाइन लिखी हुई थी, है ना। और आगे एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर वो बात क्या है, यहाँ पर एक राजा हुआ था और एक रानी दुर्गावती की बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालावाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था, जो कि गोंड साम्राज्य से संबंधित था। किससे विवाह किया था, रानी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत यानी कि उसके पति, किसके पति, रानी दुर्गावती के पति थे। उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के वीर पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य और अधिक विस्तार हुआ। किसके शासनकाल में, उसका पुत्र कौन हुआ, वीर नारायण, जो कि रानी दुर्गावती का पुत्र था। एक आपको मदन महल के बारे में आपने सुना होगा। मदन महल है ना, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर
जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मदन महल, वहां पर आप लोग देख सकते हो रानी दुर्गावती का किला, है ना। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। तो आपके स्टेटमेंट में था किस व्यक्ति ने हमला किया था, आसिफ खान ने किया था, है ना। किसने किया था, आसिफ खान ने यहाँ पर हमला किया था। और आगे आपको मैंने क्या आंसर इसका बताया था, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने में व्यापार में खासा धन कमाया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायात हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद गढ़कटंगा राज्य धीरे धीरे पतन होते चला गया, ठीक है ना। आपको इतना मैंने बता दिया जो कि महत्वपूर्ण था। यहाँ पर मैंने आपको बताया राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार काल, चालुक्य काल या गुप्त काल। राइट आंसर यहाँ पर होगा राष्ट्रकूट काल की एक आकृति आपकी NCERT पुस्तक में दिखाई गई है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल का एक राजा हुआ दंती दुर्ग, क्या नाम था, दंती दुर्ग राजा हुआ था जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था, है ना। कौन सा अनुष्ठान कराया, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट काल से ही संबंधित था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली धन का प्रयोग किया जाता है। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार था। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। यह धन का उपयोग किए बिना, इसमें जो धन होता है, मनी होता है ना, पैसा रुपए, इसका उपयोग यूज बिल्कुल नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तुओं का अदला बदली किया जाता था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था वस्तु विनिमय पद्धति, जिसमें बिना धन का प्रयोग किए वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, जो कि वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल कमजोर होगी, है ना। ये क्वेश्चन मैंने हर बार आपको कराया है और हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए आपको बताता हूँ। क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूँ, क्षोभ मंडल में लगभग मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। आंधी तूफान, ओला बारिश, सब कुछ इसी में ही होता है। मध्य मंडल की अगर मैं बात करूं, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है, जिस कारण हमारी पृथ्वी पर कोई भी उल्कापिंड नहीं आता है। हमारी पृथ्वी को बचाता है उल्कापिंड से कौन सी परत, मध्य मंडल। मध्य मंडल उल्कापिंड को जला देता है, आने पर तुरंत ही जल जाते हैं उल्कापिंड, ठीक है ना। और समताप मंडल, समताप मंडल, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, इसीलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है, जिसमें रेडियो वाली तरंगें परावर्तित होती हैं, जिसको ताप मंडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चारों यहाँ पर मैंने आपको बता दी। 4 परतों के बारे में एक और परत होती है जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं, जिसमें आपकी हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें विशाल मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दे दी गई। क्यों दे दी गई पंडिता की उपाधि? उन्होंने, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी।
वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उस समय की उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो रमाबाई थी वो महिला शिक्षा की एक योद्धा थी, जो कि कभी भी स्कूल ना गई थी, परंतु उनको पंडिता की उपाधि दे दी गई थी। क्यों दी गई थी? जिसका मुख्य कारण था क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना व लिखना जानती थी। उस दौरान कोई भी महिला के लिए संस्कृत पढ़ना व लिखना एक प्रकार से कठिन था, इसलिए इनको किसकी उपाधि दे दी गई? पंडिता की उपाधि दे दी गई, संस्कृत जानने के कारण, ठीक है ना, लिखने के कारण और पढ़ने के कारण। अगला प्रश्न, 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया या किया था? बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट यानी कि बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग्स। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने दावा किया या निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर जो है ना, ये अंतिम मुगल सम्राट होगा, इसके बाद इसके वंशज को मुगल सम्राट नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ठीक है ना। डलहौजी, जिसने हड़प नीति को लागू किया 1856 में, इसने अवध का विलय कर दिया था, है ना, कुशासन के आरोप में। कॉर्नवालिस, जिसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। किसको? स्थायी बंदोबस्त को लागू इसी ने किया था, जिसमें जमींदारों को कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। राइट आंसर यहाँ पर कैनिंग ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का? बढ़िया क्वेश्चन है। लद्दाख में जो पाया जाता है यूरेनियम, ये किसका उदाहरण है? ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। जो यूरेनियम है ना, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं हुई है कि कितना कहाँ पर मिलेगा, कैसे इसका उपयोग करना है, उसी को बोलते हैं संभाव्य संसाधन। संभावित या संभाव्य संसाधन की मात्रा जो होती है ना, मात्रा होती है, वो निर्धारित नहीं हो पाती है, निर्धारित नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें कोई निश्चित नहीं है इसकी मात्रा कितनी है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वही एक प्रकार का संभावित संसाधन होता है। कैसा संसाधन होता है? संभावित संसाधन होता है, जिसकी मात्रा निर्धारित नहीं होती है। जैसा क्या है यहाँ पर? यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया जाता है, इसकी कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसको संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अगर कभी आपसे पूछ ले वास्तविक संसाधन की जो मात्रा होती है, मात्रा हो गई, गुणवत्ता हो गई, ये पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। निक्षेप संसाधन, जिनके निक्षेप पाए जाते हैं, निक्षेपण वाले संसाधन। भंडारण संसाधन, जो कि ऑलरेडी उपस्थित हैं, जिनके बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो भंडारण वाले संसाधन कहलाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर संभाव्य संसाधन। यहाँ पर अगला प्रश्न, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ सभी प्रकार की कृषि के बारे में, जहाँ से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है रोपड़ कृषि के बारे में, जिसको बागाती या बागान वाली खेती, बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ रोपड़ कृषि के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया गया है। चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, अनानास, ठीक है ना, इन फसलों को रोपड़ कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, इतना आपको मैंने बता दिया। जो रोपड़ कृषि होती है, इसमें क्या होता है, ये एक वाणिज्यिक प्रकार की खेती है, यानी कि धन कमाने के उद्देश्य से खेती की जाती है, जो कि विस्तृत क्षेत्रों यानी कि बड़े बड़े फॉर्म जो होते हैं ना, बड़े बड़े विशाल विशाल वाले क्षेत्र, खेत, उन पर ये खेती की जाती है। यहाँ पर धन अधिक लगता है, प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर श्रमिकों
को भी यहाँ पर अधिक से अधिक लगाया जाता है। भूमि का क्षेत्रफल भी यहाँ पर विशाल होता है। सभी जरूरतों को यहाँ पर पूरा किया जाता है। यहाँ पर धन भी बहुत अच्छा खासा लगाया जाता है। उसी को ही बोलते हैं रोपड़ कृषि। यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहाँ पर मैंने राइट आंसर आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं भूमि का गहन उपयोग करने वाली खेती जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है गहन उपयोग करने के लिए, इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं? इसको गहन कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं जिसमें अपने परिवार को चलाने के लिए या थोड़ा बहुत धन कमाने के उद्देश्य से पूरा परिवार ही लगा रहता है खेती में, उसको गहन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। और एक निर्वाह कृषि होती है सिर्फ और सिर्फ निर्वाह, जो कि अपने परिवार की पूर्ति के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि भी होती है जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है, गहन कृषि करता है ना। राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? इसमें पशुओं को भी पाला जाता है, उसके साथ चारा वाली फसल को भी उगाया जाता है और खाने वाली फसल को भी उगाया जाता है, उसको मिश्रित कृषि भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित या निमंत्रित करना, एक स्टोरी या कहानी सुनाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा किसी भी आपको औद्योगिक कारखाने की यात्रा करा देनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी कारखाने फैक्ट्री विषय से अच्छे ढंग से उस चीज को यहाँ पर समझ पाएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। अगर एग्जाम में ना आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। करोगे कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, आपको इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत पहचान कर लेनी है, या तो आपको 1 या 2 यहाँ पर सही आते ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया ही है। जैसे इनकी रचना प्राकृत में हुई, ऋग्वेद की रचना तो संस्कृत में हुई है ना कि प्राकृत में, तो यहाँ पर आपका बी तो गलत हो गया। बी जिन जिन ऑप्शन में होगा वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उसको काटोगे। यहाँ पर लिखा है बी और सी सही है, तो ये तो यहाँ पर आपका गलत हो गया। बी सही है, बी तो गलत है, सी सही है, ए सही है। अब आपको इन दोनों में से बता देना है कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं बिल्कुल करेक्ट होगा, जिनको सूक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। सी तो आपका सही होगा ही होगा, बी तो गलत है, इसलिए ये वाला यहाँ पर नहीं होगा, बी गलत है ना, ठीक है ना। सी कैसा? सी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी सही है और ए भी ये गलत है। कैसे गलत है समझ लो आप लोग। यहाँ पर प्राकृत में नहीं हुई बल्कि संस्कृत में हुई, मैंने आपको बताया, ये तो राइट है, ये वाला यहाँ पर गलत है। 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया, इसको यहाँ पर गलत माना गया है, गलत माना गया है। यानी कि जो ऋग्वेद की रचना है ये 1500 साल पहले हुई थी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। वर्तमान में 2000 इसमें आप लोग ऐड करोगे तो 3500 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा, जो कि एक यहाँ पर ये बिल्कुल लगभग में है। कैसी है? लगभग में तिथियां होती हैं ईसा पूर्व की, कोई यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तारीखें या तिथियां निश्चित नहीं होती, ये लगभग में है, इसलिए यहाँ पर इस लगभग के कारण इसको यहाँ पर गलत ठहराया गया है, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO। चलिए आपको बताता हूँ। जो पटवारी होता है, जिसको लेखपाल भी बोलते हैं, इसका जो कार्य होता है ना, कार्य की देखभाल कौन इसके ऊपर करता है? तो वो तहसीलदार होता है। कौन? तहसीलदार करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जल मंडल, जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल।
आपको क्या पूछा गया यहाँ पर पूछा गया है मानव सहित सभी जीवित जीव पाए जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं? जलमंडल में रहते हैं हम लोग। नहीं, मर जाएंगे ना जल में डूब के। जीव मंडल वायोस्फीयर में ही रहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल में ही तो रहते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आता है जीव मंडल। वायुमंडल में नहीं रहते हैं, आकाश में नहीं रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जीव मंडल में रहते हैं, जैव मंडल में रहते हैं, बायोस्फीयर में रहते हैं। जीव मंडल उसको बोलते हैं जहाँ पर हवा हो, पानी हो, ठीक है ना, हवा, पानी और स्थल, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं जीव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल, बायोस्फीयर के नाम से उसी को ही जानते हैं। ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर हवा, पानी, स्थल उपलब्ध हो, उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। सिंपल सरल सी भाषा। राइट आंसर आपको मैंने बताया जीव मंडल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? आपसे पूछा है ना, जो खनिज होते हैं ना, खनिज कोयला हो गया, ये सर्वाधिक किस स्थान से मिलते हैं? मैदान में मिलते हैं, घाटी में मिलते हैं, पर्वत में मिलते हैं या पठार में मिलते हैं? तो ये सर्वाधिक मिलते हैं पठारों पर, ठीक है ना। सर्वाधिक पठारों पर खनिजों के बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। राइट आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, नए चरागाहों। चरागाह का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। क्या होता है? जो घास के मैदान होते हैं ना, नए नए खोजने निकल जाते हैं जो लोग पशुधन यानी कि पशु पालने वाले जो चरवाहा लोग होते हैं, वो अपने पशुओं को घास खिलाने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह पर वो भी मौसम या ऋतु के अनुसार जाते हैं, जहां पर उन पशुओं के लिए घास उपलब्ध हो, पानी उपलब्ध हो, तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया, छोटे से बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋतु प्रवास आप लोग याद रखोगे, नए चरागाहों की खोज में जहां पर पानी व घास उपलब्ध हो, वहां पर चरवाहे लोग अपने पशुओं को ले जाते हैं, वो भी समय यानी कि मौसम के अनुसार ले जाते हैं, उसको ऋतु प्रवास बोलते हैं। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? प्रेयरी, सवाना, पंपास, वेल्डस। तो जो चिनूक स्थानीय पवन होती है ना, ये कहाँ पर चलती है? ये प्रेयरी में चलती है, यूएसए में चलती है। कहाँ पर? यूएसए यानी कि अमेरिका में चलती है आपकी चिनूक स्थानीय पवन प्रेयरी में चलती है। सवाना ये अफ्रीका में, ठीक है ना, घास के मैदान होते हैं ना, सवाना अफ्रीका में। पंपास भी घास का मैदान है, वेल्डस भी अफ्रीका में ही आपका ये पड़ता है। कहाँ का मैदान है? ये घास का ही मैदान है। चिनूक पूछा है ना, चिनूक प्रेयरी यूएसए का एक स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से एक किस्म है? सूती वस्त्र, नायलॉन, जूट, सिल्क। राइट आंसर यहाँ पर होगा जूट। जूट की एक किस्म है जिसको सुनहरी जरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, वृहद आकार, सहकारी क्षेत्र। राइट आंसर होगा लघु यानी कि कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे पैमाने पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जैसे टोकरी बनाना। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, जैसे टोकरी बनाना, जो बीड़ी होती है ना, धूम्रपान करने वाले, उनका निर्माण करना ग्रामीण के स्तर पर, यानी कि ये लघु आकार होते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना, मिट्टी के घड़ों का निर्माण करना, ठीक है ना, बीड़ी बनाना, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, ठीक है ना, और यहाँ पर सूत की कताई करना, ठीक है ना। ये छोटे पैमाने के कुछ काम होते हैं ना, जिनको लघु आकार में रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? अब आपको यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। कैसे कथन की? गलत। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है।
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। ये भी बात सही है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बिल्कुल बात सही है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। कोई भी प्रश्न उठाएगा तो मौत के घाट तानाशाह उसको कर देगा, यानी कि मौत के घाट उसको उतार देगा। कोई भी प्रश्न तानाशाही पर नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो ही सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ वही है अपने राज का राजा, तानाशाही होगा। ठीक है ना, जैसे हिटलर। तो यहाँ पर आपका ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, गलत आपको बताना था, इसलिए 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। एक कानून आया 2005 में, अगर किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पे ना उस पत्नी का हक होगा, पुत्र पुत्रों का होगा और पुत्र पुत्रियों, यानी कि पुत्र पुत्रियों का, पत्नी का, इन तीनों का हक यहाँ पर होगा, ना कि भाई भाइयों का होगा। ये गलत होगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? यहाँ पर राइट आंसर होगा पंडित चाचा नेहरू ने दिया था, जो कि भारत के पहले कौन थे? प्रधानमंत्री थे। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका कौन है? मुमताज अली, रास सुंदरी, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन। राइट आंसर यहाँ पर रुकैया सखावत हुसैन हो जाएगा, जो कि सुल्ताना का स्वप्न कहानी की एक लेखिका है। मुमताज अली ने क्या कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार, ये 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये किसने कहा था? वो भी कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर, कुरान का हवाला देकर किस महिला ने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो मुमताज अली ने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुल्ताना का स्वप्न कहानी सखैया रुकावत हसैन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैंने आपको क्या बताया, ज्योतिबा फूले ने 1873 में। कब? 1873 में यह पुस्तक लिखी थी, जो कि अमेरिका में जो दास प्रथा के लोग थे ना, उनके संबंध में ये किताब थी। किसके संबंध में थी? दास प्रथा के बारे में। जो दास प्रथा से जो ग्रसित लोग थे, जो नौकर गुलाम थे, उनके बारे में इस पुस्तक में भी बताया गया है। गुलामगिरी, जो कि ठीक है ना, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा वाले लोग। नारायण गुरु ने एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। क्या नारा दिया था? एक जाति। क्या नारा दिया था? यहाँ पर लिख दूं, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ठीक है ना, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। नारायण गुरु से क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछा गया था इसी साल। ठीक है ना। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर ने चलाया था। ठीक है। और ईबी रामास्वामी, जो कि पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। ओके, यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? सरकार के कितने अंग होते हैं? आप लोग जानते होंगे कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, आपसे मैंने यहाँ पर पूछा है। 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, ओके, विधायिका होता है। एक होता है कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा होता है? न्यायपालिका। क्या होता है? न्याय करने वाली न्यायपालिका। कार्यपालिका से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। विधायिका को क्या बोलते हैं? विधायिका को बोलते हैं संसद, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा। कानून को लागू कौन करता है? संसद क्या करती है? संसद कानून को बनाती है। संसद क्या करती है? विधायिका क्या करती है? ये कानून बनाती है। लागू कौन करती है? कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ठीक है ना। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, कोयला एक उदाहरण है। कोयला आग्नेय शैल, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अवसादी शैल का उदाहरण है। कैसे आप लोग पता रखोगे? अवसादी शैल में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म।
जीवाश्मी ईंधन के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज तेल हो गए, प्राकृतिक गैस हो गई। ये सारे के सारे आपके अवसादी शैल अर्थात जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं, जीवाश्म जिसमें पाया जाता है। तो कोयला क्या है? कोयला अवसादी है, क्योंकि कोयले में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। और आग्नेय शैल में क्या पाया जाता है? इसमें मैग्मा पाया जाता है ना, पृथ्वी की सतह के जो बाहर आता है, वो बहिर्वेदी, जो अंदर ही धरातल में ही जम जाता है वो अंतर्वेदी होता है। अंतर दोनों में इतना था जिसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है ना। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत लद्दाख को बोलते हैं? पश्मीना ऊन यहाँ की प्रचलित है। कौन सी ऊन? पश्मीना ऊन यहाँ की प्रचलित है। और लद्दाख में एक ग्रंथ है केसर सागा ग्रंथ है। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करके हर बार बताए हैं, यानी कि संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ तो मैंने आपको हर बार ही करा दिया है, लेकिन आपकी तैयारी अधिक से अधिक मजबूत हो जाए, इसलिए हर बार मैं आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन बेहतर से बेहतर करता हूँ, ठीक है ना। आगे, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम, ठीक है ना, अंदर से बाहर की ओर आपको ले जाना है। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर होती है परपटी, उसके बाद मेंटल, फिर बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल तो है, ओजोन मंडल भी है, जैव मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, ठीक है ना। ये सभी मंडल ही दिए गए हैं, आपको नहीं वाला बताना है। चलिए आपको बताता हूं। यहाँ पर आपने एक विकल्प में आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, ओजोन मंडल तो है, ये किसका भाग होता है? ये तो वायुमंडल का एक भाग होता है ओजोन मंडल, जिसको समताप मंडल बोलते हैं ना, ये तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। वायुमंडल का ही एक भाग है ओजोन मंडल, परत है उसकी, तो ओजोन मंडल यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ये परिमंडल नहीं है। परिमंडल पृथ्वी के कितने होते हैं? एक तो वायुमंडल हो गया, एक जैव मंडल हो गया, एक स्थल मंडल हो गया और एक जल मंडल हो गया, है ना। ये आपके होते हैं चार परिमंडल होते हैं। ओजोन मंडल तो आपके वायुमंडल में ही आ जाता है, इसलिए बी वाला यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि गलत होगा। वही वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी। 35, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। आपको मैंने क्या बताया था? दूरी, दिशा, प्रतीक, ये क्या है? ये मानचित्र के 3 घटक हैं। क्या हैं? ये मानचित्र के 3 घटक हैं। एग्जाम में DSSB जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट के एग्जाम में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका नहीं वाला पूछा है, आकार इस क्वेश्चन का यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में, पठारों में। राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जो पवन होता है ना, ये छत्रक शैल का निर्माण करता है, जो कि रेगिस्तान में ये पवनें सक्रिय होती हैं, ठीक है ना। पवन के द्वारा एक निक्षेपण आकृति भी बनाई जाती है। निक्षेपण आकृति को क्या बोलते हैं? लोयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लोयस बोलते हैं, जो कि चीन में सर्वाधिक लोयस के निक्षेपण पाए जाते हैं। लोयस भी हमेशा रेगिस्तान वाले इलाकों में ही बनता है। अगर आपसे पूछा जाए छत्रक शैल है क्या? ये अपर्दन है। ये क्या है? ये अपर्दन है। किसका अपर्दन है? ये पवन का अपर्दन है। छत्रक शिला जिसको बोलते हैं, या छत्रक शैल जिसको बोलते हैं, जो कि रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा पवन का अपर्दन क्या है, तब आप बताओगे छत्रक शैल है। और पवन का अपर्दन किन क्षेत्रों में बनता है? रेगिस्तान में बनता है। रेगिस्तान में क्या बनता है? छत्रक शैल बनते हैं। निक्षेपण की बात करूं तो लोयस आपको बता देना है। 37 नंबर का क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत, पामीर का जो पठार है ना, पामीर का जो पठार है, इसको क्या कहते हैं? इसको संसार की छत के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 22 अनुच्छेद जो कि गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार यहाँ पर प्रावधान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद यहाँ पर 32 में आता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में आता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 39। पृथ्वी की सबसे आंतरिक सबसे परत कौन सी होती है? क्रोड होती है। क्रोड जो कि निफे, ठीक है ना, निफे से मिलकर बनी होती है। निकिल और फेरस, निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहे से बनी होती है। यहाँ पर आप लोग समझ लो, सबसे ऊपर होती है परपटी, ठीक है ना, परपटी जो कि सियाल से बनी होती है, Si+Al। उसके बाद सीमा यानी कि मेटल, जो मेंटल परत है ना, इसको सीमा बोलते हैं, Si+Ma, ठीक है ना। और सबसे नीचे होती है क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे, Ni+Fe। अब समझ लो। सिलिका और एलुमिना किस में पाया जाता है? परपटी, Si सिलिका, Al एलुमिना। तो परपटी यानी कि ऊपरी परत में पाई जाती है। बीच वाली परत जिसको महासागर की परत, मेंटल परत के नाम से जानते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम। निकिल और फेरस का मतलब लोहा किस में पाया जाता है? क्रोड में पाया जाता है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दी। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं होगी, चाहे ऊपर की परत पूछे, चाहे बीच की पूछे, चाहे नीचे की पूछे। अगला प्रश्न, रक्षक मेखलाएं जो होती है ना, ये दोस्तों पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण संरक्षण में मदद करती हैं। वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब भी कर लेना।